No talking. So by this time you have read the introduction to the anatomy, the terminology also, है ना. बहुत important है वो plain समझना, और जो terminology है उसको पढ़ लो. ये जो general anatomy है ना, तुम बाद में नहीं पढ़ पाओगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक पूरा ओवरव्यू anatomy का इसमें मिल जाता है. तो अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लो. ऐसे मत सोचो कि मतलब बिगिनिंग है तो हम मतलब ठीक है बाद में कर लेंगे, या जैसे भी डू इट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ. सो द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज द स्किन एंड फेशिया. द कॉम्पिटेंसी there in the UG curriculum related to this topic, and I would say these are small competencies. So these are the objectives for this session also, that by the end of the session you people or the students will be able to describe different types of skin and dermatomes in the body, describe structure and function of skin with its appendages, describe superficial fascia along with fat distribution in the body, describe modifications of the deep fascia with its functions, and you will be able to explain principles of the skin incision. जितना हम क्लास में करेंगे तुमको एक ओवरव्यू मिल जाएगा. बाकी you can read from your book also. If you have any query you can come to me anytime. We are there in the DH also. So first competency is you will be able to describe the dermatomes. अब मुझे एक बात बताओ, डर्मेटोम बहुत सारी चीजें स्किन में तुमने पहले भी पढ़ी हुई है. डर्मेटोम्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ डर्मेटोम? एनीबडी, व्हाट इज अ डर्मेटोम? डर्मेटोम समथिंग रिलेटेड टू स्किन. कुछ भी जो डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में आ रही है उसी को मुझे करेक्ट करना है, या तुम सही बता दोगे तो इट इज वेल एंड गुड. व्हाट इज अ डर्मेटोम? हाँ हाँ, cutting of skin is that is dissection. Dissect means to cut. Dermatome is the region of the skin that is supplied by a single spinal nerve. जितना एक स्पाइनल नर्व से एक स्पाइनल नर्व जितना रीजन स्किन का सप्लाई कर रही है, दैट इज द डर्मेटोम फॉर दैट नर्व. ठीक है. उस डर्मेटोम में और भी नर्व्स आ सकती हैं, लेकिन वो एक नर्व जो है जितना एक रीजन सप्लाई कर रही है, दैट इज द डर्मेटोम फॉर दैट नर्व. ठीक है. तो अब ये जो है पूरा जो बॉडी का जो स्किन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्पाइनल नर्व्स? हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर? हाउ मेनी वर्टिब्रा आर देयर? 31 आंसर आ रहा है, 33 आंसर आ रहा है. कितने सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं? 7. 12 होते हैं थोरैसिक, लंबार 5 एंड सेक्रल 5 प्लस कॉक्सीजियल 4. टोटल कितना हुआ? 7 and 12 is 19. 5 24, 5 29, and if we count coccygeal as 4 it becomes 33. तो कॉक्सीजियल कई बार 1 काउंट कर लेते हैं, तो मतलब जो टोटल में डिफरेंस आ जाता है वो तुम कैलकुलेट कर लेना. पर 33 वर्टिब्रा अगर हम कॉक्सीजियल 4 काउंट करते हैं, देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, एंड दीज स्पाइनल नर्व्स दे कम आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. जो दो वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस होता है, थ्रू दैट इंटरवर्टिब्रल फोरामेन दी स्पाइनल नर्व्स कम आउट. सो स्पाइन जैसे देयर आर 7 cervical vertebra, there are 8 cervical spinal nerves, and those cervical spinal nerves, they supply the face region, the head and the neck region. तो 8 जो cervical nerves हैं उसमें से सिर्फ C4 तक जो nerves हैं, they supply the head and neck region. From 5 to C8 you can see they are supplying the upper limb. Can you see? C1 यहाँ पे ये जो V1, V2, V3 लिखा है, this is the trigeminal nerve, that is the 5th cranial nerve. इसको छोड़ दें,
C1 हैज नो क्यूटेनियस ब्रांच। ये सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो तुमको ये बहुत बार आएगा, तुम हेड एंड नेक हर किसी के साथ में उसकी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई पढ़ोगे, जब तुमको अपर लिम्ब पढ़ाएंगे तब भी तुम पढ़ोगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट अभी बना लो कि जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स है C4 तक दे सप्लाई द हेड एंड नेक रीजन, C1 हैज नो क्यूटेनियस ब्रांच, so C2, C3 and C4, till C4 they supply the neck, and then C5 till C8 they go in the upper limb. They are meant to supply the upper limb. Then how many thoracic spinal nerves are there? There are 12 thoracic spinal nerves. So from T1 to T6, the upper 6 thoracic nerve, they supply the trunk above the umbilicus, and below the umbilicus or below the diaphragm, the abdomen is supplied by T6 to T12. Then next what comes is the lumbar spinal nerve. So they are L1 to L5. So L1 is here in the inguinal region. Then L2, L3, L4, L5, you can see they are supplying the lower limb. Then S1, S2 and S3, they are somewhere in the perineal region. So this is the way how these 31 pair of spinal nerves, they are supplying the skin through their cutaneous branches. They have muscular branches also. What is the purpose of these spinal nerves? Why they are coming to the skin? What all they will carry or what all they will be doing? One by one क्या करेंगी ये spinal nerve cutaneous इसमें आके? Yes, very right कि जो भी sensory receptors हैं उनके साथ में like they will be carrying the information or the sensations till the spinal cord, and then it will be carried to the brain also. क्योंकि अगर कोई भी चीज conscious level में पता लग रही, कौन से sensations ये carry करेंगी? Which are the general sensations? Which are the general sensations? Touch, pressure, vibration, पेन, टेम्परेचर. तो तुमको कोई चीज ठंडा गरम पता लग रहा है, टच पता लग रहा है, so these all sensations they are carried through the cutaneous branches of the spinal nerves. और spinal nerves में भी distribution कैसा है? Distribution is like कि जो cervical nerves है, they are for the head and neck region. From C5 to T1, they are going to the upper limb. Then thoracic, upper thoracic is for the thoracic region, I would say, and lower thoracic nerves are for the abdominal region. Then the lumbar nerves, basically the L1 nerve is that is at the junction, that is in the inguinal region, and L2 from L2, L3, L4, L5, they are going to the lower limb. So this way, these spinal nerves, they supply the trunk, and then they supply the upper limb and the lower limb also. So these are basically the dermatomes. क्योंकि तुमको एक डेफिनेशन जो है वो वहां मिल जाएगा कि डर्मेटोम है. फिर अच्छा एक चीज और मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि ये जो सारी नर्व्स हैं वो अंदर से बाहर आ रही हैं या बाहर से अंदर जा रही हैं? मतलब कहाँ से आ रही हैं? दे आर अटैच्ड टू व्हाट? That one end they are attached to the spinal cord. At the other end, their dendrites are somewhere in the skin at the level of the receptors. कोई मर्केल सेल रिसेप्टर है, मैकेनो रिसेप्टर्स है, प्रेशर रिसेप्टर है, वहां पे इनकी डेंड्राइट्स है. लेकिन हम एक क्यूटेनियस नर्व को डिफाइन कैसे करते हैं? कोई बताएगा कि व्हेन वी विल से कि दिस नर्व हैज बिकम क्यूटेनियस? कोई बताएगा? चलो अभी हम स्किन पढ़ते हैं, स्किन को देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन से नर्व को हम क्यूटेनियस कहते हैं. नाउ जस्ट एनी वन पर्सन विल आंसर व्हाट आर द बेसिक टिश्यूज इन आवर बॉडी. व्हाट आर द 4 बेसिक टिश्यूज इन आवर बॉडी? रेज योर हैंड्स. हाँ तुम. Muscular, epithelial, nervous and connective. So they are the 4 basic tissues of the body. Raise your hands. What is the basic characteristic of an epithelial tissue? One, raise your hands.
diffusion occurs through the epithelial tissue, but it forms the lining, but where does it forms the lining? It lines the lumen, और ये lumen पे line कर रहा है, skin में कर रहा है, तो exactly क्या है? It occurs above the or superficial to the connective tissue. अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ कुछ और एक specific definition, हाँ. It lines the viscera of the organ, मतलब inner lining. If the viscera is hollow, it will form the inner lining. It is lining the lumen also. It is lining the external surface also. तो ये कहाँ है exactly? हाँ. Very right. The correct definition is epithelium is always present at a place where two environment meet. और एक और characteristic होता है इसका epithelial tissue का, ये vascular होता है. It is avascular. So epithelial tissue, दो चीजें हमेशा याद रखना कि it is always present at an interface and it is avascular. Second is the connective tissue. What is the basic characteristic of the connective tissue? Raise your hands. हाँ. It protects and supports. और मतलब मैं स्ट्रक्चर वाइज पूछ रही हूँ कि स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, जो कोई भी, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारा है, बोन भी कनेक्टिव है, ब्लड भी कनेक्टिव है, फेशिया भी कनेक्टिव है. ऐसा क्या है जो सारे कनेक्टिव टिश्यू में है? हाँ. Yes, there are three things which are there in each connective tissue. May it be modified, it has to have cell, it has to have ground substance, it has to have the fibers. The number of fibers may vary, the ground substance की proportion कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन cell, ground substance और fibers उसमें होने ही चाहिए, क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे तो यही चीजें जो हैं वो आएंगी. What is the basic characteristic of muscular tissue? Basic property of the muscular tissue. हम हर सेल को मसल नहीं बोल सकते, उसमें क्या होने चाहिए? हाँ, फैज बोल रहा है, हाँ फैज, हाँ. Contractility is the basic property. Yes, at the neuromuscular junction, excitability also occurs. So contractility, मतलब it should be able to contract. Then हम उसको cell को muscle बोलेंगे. और nervous tissue, what is the basic property of the nervous tissue? Excitability and then the conduction. So that ये मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक है. पूरी बॉडी में इन 4 टाइप के टिश्यूज के अलावा और कुछ भी नहीं है, बस यही है. तो स्किन में भी हमें यही 2 टिश्यूज जो हैं, या ये चारों जो टिश्यूज हैं वो एक्सप्लोर करने हैं कि वो कहाँ पे हैं. So what do you know about the skin? So what are the functions of skin? पहला यही है, तो तुम लोग ही समराइज कर दो एक एक करके. रेज योर हैंड्स. हाँ खुशी. प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और कैसे प्रोटेक्ट करती है ये बॉडी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक बर्न के पेशेंट में. कैसे स्किन इज, तुमको पता है बर्न के पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो अपनी स्किन लाइनिंग लूज कर देता है, तो क्या लॉस्ट हो जाएगा? The electrolytes will be lost. तुम कितना ही अंदर से देते रहो, वो सब कहाँ जा रहा है? वो उड़ रहा है. So basic thing is उसको क्यों? वो डिहाइड्रेट हो रहा है, वाटर भी जा रहा है. तो can you imagine how important is the skin to protect? It provides so much waterproofing, it protects so much electrolytes कि वो बर्न के पेशेंट में मेन कंसर्न होता ही यही है कि तुम कितना भी दे दोगे तो वो that skin lining is very important. So it provides waterproofing, it prevents the loss of the nutrients that is there. और skin के functions, हाँ, helps to maintain homeostasis. हाँ, electrolytes होंगे, ये सब होगा तो homeostasis, हाँ. It provides an immune barrier because it has got the macrophages also. पहली lining protection यही है, तो ये provide करती है. और कुछ तो एक बार स्किन के फंक्शंस देते हैं. सो नॉर्मल स्किन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन. पूरा अगर सरफेस एरिया देखेंगे तो 7600 स्क्वायर सेंटीमीटर है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द डीप टिश्यू, एब्रेजन, इन्वेजन, वाटर लॉस, यूवी प्रोटेक्शन, है ना. यूवी प्रोटेक्शन हम देखेंगे, मेलानोसाइट्स का क्या रोल है इसमें.
Then vitamin D synthesis, epidermal keratinocytes when exposed to UV light, they help to maintain health of the skeleton by increasing absorption of कैल्शियम, है ना. तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी सिंथेसिस में बोलते हैं कि बाहर सन में जाना चाहिए, तो स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन दैट थिंग, इंक्रीज हो जाता है. देन सेंसेशंस, of course the receptors for heat, cold, touch, pressure, vibration and pain, they are located in the skin. And one particular thing, इसे देख के मुझे याद आ रहा है, skin is very important to convey the emotions also. एक वो अगर एक ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, वो स्किन के एक्सप्रेशंस देख के तुम कोई बात कर रहा है, इवन नॉन वर्बल जो हम कम्युनिकेशन कहते हैं, दैट इज थ्रू द स्किन एंड थ्रू द मसल्स ऑल्सो विच आर जस्ट प्रेजेंट अंडर द स्किन. तो वो फेशियल मसल्स एंड स्किन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, क्योंकि इनका पैरालिसिस हो जाता है इन मसल्स का. जब मास्क फेशिज हो जाते हैं तो तब इंपॉर्टेंट समझ में आता है कि अच्छा. फिर थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरिसेप्टर्स, स्वेट ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स क्यूटेनियस आर्टरी. थर्मोरेगुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. वो सबको पता है कि जो हीट जो है उसको कंजर्व करके रखता है. जब भी कोल्ड बहुत ज्यादा होता है तो ब्लड सप्लाई टू द एक्सट्रीमिटीज इट इज रिड्यूस एंड इट इज लाइक डाइवर्टेड टू द वाइटल ऑर्गन्स, जो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, और देन हीट इज डिसिपेटेड इन द एटमॉस्फेयर इन द व्हेन द एक्सटर्नल टेम्परेचर is high. So cutaneous arteries and sweat glands are there to retain and dissipate heat through the secretion of sweat also. Psychological and social functions, so appearance and social acceptance, facial expression and non-verbal communication. Some of the functions you were knowing and some you can just think about them. So these are the functions of the skin. Now the structure of the skin and of course the whole body. एक बार जब तुम लोग डिसेक्शन हॉल में जाओगे, तुम्हारे सामने कैडेवर पड़ा हुआ है, ठीक है. हम कहेंगे तुमको कि तुम इसके स्किन में इंसिजन दो, और अल्टीमेटली जो डिसेक्शन स्टार्ट होता है वो हम अपर लिम्ब के लिए स्टार्ट करते हैं. तो अपर लिम्ब में बेसिकली हमें क्या देखनी है, द मसल्स विच आर मूविंग the upper limb. So can somebody enumerate for me, when you do the dissection, what all layers will you cut to reach the muscles? So what all layers you will cut? Like मैं पूछ रही हूँ कि बॉडी का कैसा है अरेंजमेंट, कैसा है मतलब स्ट्रक्चर्स का, पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है. सबसे डीपर मोस्ट क्या है, चलो ये यहाँ से शुरू करते हैं. सबसे डीप में क्या है, बोन्स. देन बोन्स को ऊपर से या बोन्स को मूव करने के लिए क्या है, देयर आर मसल्स, ठीक है. फिर और बाहर आओ, मसल्स के बाहर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू. और थोड़ा रिफाइन करो, तुम्हें 3 ऑप्शन दे रही हो. देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया एंड स्किन. नाम से ही पता लग रहा है. सो डीप फेशिया इज समथिंग विच इज कवरिंग द मसल्स एंड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मसल्स ऑल्सो, है ना. मसल्स के बीच में भी डीप फेशिया प्रेजेंट है, उनको कवर करते भी प्रेजेंट है. उसके बाहर क्या है, superficial fascia. One thing you must remember, superficial fascia is synonym to the term hypodermis. So the tissue which is present just below the dermis in the skin is the hypodermis, and that is the superficial fascia. And superficial fascia is the layer which stores the fat in the body. जो भी फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है वो हम देखेंगे. फैट डिस्ट्रीब्यूशन के साइड्स की भी एक कॉम्पिटेंसी है. हर जगह फैट स्टोर नहीं होता. इट इज स्टोर्ड इन द अपर आर्म, इट इज स्टोर्ड इन द लोअर belly. Why? Because there lies a lot of superficial fascia and there are the fat cells which have a tendency to store the fat there. So superficial fascia is the layer, it is synonymous to the hypodermis, and external to the superficial fascia lies the skin. तो जब तुम कट करोगे तो बाहर से अंदर चलेंगे, क्या मिलेगा सबसे पहले, स्किन. उसके नीचे superficial fascia which stores the fat, and below the superficial fascia you will be getting deep fascia, and then you will be getting the muscles. Even in between the muscles there is deep fascia, and when we remove the muscles there lies the bones. Then where are the arteries and the veins? Survive करने के लिए, muscular खुद survive नहीं कर सकता,
नर्वस टिश्यू खुद सरवाइव नहीं कर सकता, सबको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स शुड ट्रैवल, दे ऑलवेज ट्रैवल, यू तुम देखोगे बॉडी में भी देखोगे, दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूरोवेस्कुलर बंडल थ्रू द स्पेसेस इन बिटवीन द डीप फेशिया। वो जो डीप फेशिया कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है, कहीं वहीं पे बीच में से पास हो रहा है इकट्ठा न्यूरोवेस्कुलर बंडल। दैट न्यूरोवेस्कुलर बंडल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ऑल अदर सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियम के पास में नहीं आते हैं, एपिथेलियम तक सिर्फ क्यूटेनियस नर्व पहुंचता है, पर जो उसकी ब्लड जो न्यूट्रिशन है दैट इज थ्रू दी, he rightly said that nutrition comes through diffusion. So diffusion ke through it reaches through to the epithelium. So superficial epithelial layer is what is the structure of skin? अब हम सिर्फ बात करेंगे किसकी? स्किन की। तो स्किन क्या है? What are the two layers in the skin? Epidermis and the dermis. Now what are the 5 layers? Which kind of tissue is epidermis? Which kind of tissue? 4 में से ही बोलना है। हाँ, epithelium. Which kind of epithelium? Only one by one. Raise your hands. हाँ। Very right. Stratified, squamous, keratinized epithelium. So it is stratified, that means epidermis has multiple layers. It is squamous, that means superficial layer is made up, superficial layer is made up of the squamous cells, and it is keratinized. So there is keratin deposition on the outer surface of the skin, and we know that keratin provides the waterproofing to the skin. और कहीं नहीं है ये keratinized epithelium. स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कहाँ है? वो स्किन में ही है। जैसे ओरल कैविटी है, टंग है, ईसोफेगस है, यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड है, लेकिन जब हम इसे खराब कर लेते हैं तो टिश्यू जो टंग का है बहुत टाइम के बाद में कुछ पैचेस हमें केराटिनाइजेशन के मिल जाएंगे, ईसोफेगस में मिल जाएंगे, बहुत गर्म चीजें खा लेते हैं तो या इस टाइप की, तो देयर विल बी लाइक केराटिनाइजेशन अकर्स, बट बेसिकली दैट इज नॉन केराटिनाइज्ड। तो एक्सटर्नल सरफेस पे सिर्फ स्किन में ही है stratified squamous keratinized epithelium, and that forms the epidermis, and below the epidermis lies the dermis. So which kind of tissue is dermis? Connective tissue. So dermis is the connective tissue, then so dermis has to have 3 components. कौन से? Cells, ground substance and the fibers. And we will see the epithelium. Below to the dermis lies the hypodermis or the superficial fascia. So ये जो डायग्राम है ना, ये आज के क्लास की समरी है, मतलब सब कुछ यही है बस जो आज तुम्हें पढ़ना है। अब इसमें देखो, ये जो येलो कलर है ये बहुत ज्यादा है, स्किन का स्ट्रक्चर है ये, और ये जो फैट डिपोजिशन दिख रहा है ये कहाँ है? ये हाइपोडर्मिस में है या सुपरफिशियल फेशिया में है। दिस स्मॉलर लेयर, छोटा सा पार्ट जो स्किन का है, ये क्या है? एपिडर्मिस, एंड दिस बिगर पोर्शन इज dermis. So this is the connective tissue which is the dermis, and this is the epidermis. अब epidermis को एक एक लेयर को हम एक बार ले लेते हैं। epidermis में क्या क्या लेयर्स होंगी? क्या एपिथेलियम है वो? epidermis कौन सा एपिथेलियम है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड लेयर। वो 5 लेयर्स याद है किसी को? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, हाँ वरुण, हाँ। स्ट्रेटम बेसल, स्पाइनोजम, ग्रैन्युलोजम, ल्यूसिडम, कॉर्नियम। ऑर्डर भी बिल्कुल ठीक है, अंदर से गुड, वेरी नाइस। अंदर से बाहर की तरफ जब हम चल रहे हैं तो वन थिंग इज कि केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स। यस और नो? कहाँ तक ब्लड वेसल्स आएंगे? दे विल बी टू दी डर्मिस, एपिडर्मिस तक नहीं है। देन डर्मिस इज द कनेक्टिव टिश्यू विच हैज
blood vessels, lymph vessels, sensory nerve endings, hair, follicles, sweat glands, sebaceous nerves. यहाँ पे ये जो sensory nerve endings है या जो sensory nerves है, they are actually the cutaneous nerves. Now a nerve becomes cutaneous when it pierces the deep fascia. कोई भी नर्व अंदर से बाहर जब वो आ रही है, जब वो डीप फेशिया को पियर्स कर देती है, देन इट बिकम्स क्यूटेनियस. क्योंकि हमें कहीं डिफाइन करना था ना कि वो डर्मिस तक आ रही है, वो सुपरफिशियल फेशिया तक आ रही है या वो एपिथेलियम तक जा रही है. तो वो कहाँ से आ रही है? व्हेन अ नर्व पियर्सेस द डीप फेशिया, इट बिकम्स द क्यूटेनियस नर्व. सो यू विल बी गेटिंग ऑल द क्यूटेनियस नर्व्स outside or superficial to the deep fascia. Now this is the structure of the epidermis. This is dermis. Now this is the base stratum basal. Which type of cells are present in the stratum basal? कौन से टाइप के सेल्स हैं? पहले तो क्या है, मतलब बेसिकली क्या है, ये डिवाइडिंग लेयर है ना. तो सेल्स कैसे दिख रहे हैं, तुमको दिख कैसे रहे हैं? ये जो अलग अलग कलर के उनको मत देखो, बाकी सब कैसे दिख रहे हैं? क्यूबॉइडल और दी डिवाइडिंग सेल्स. देन व्हाट आर दी अदर टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम बेसिल? Langerhans cells, melanocytes, Merkel cells, and so they are the cells which are present. Then the next layer is the stratum spinosum. So these are the cells of the epidermis which are present in the epidermis: the keratinocytes, the melanocytes, the Merkel cells, and the Langerhans cells. So keratinocytes actually they are more prominent, और ये जो dividing cells होते हैं ना stratum basal में, actually they differentiate into different types of the cells. स्किन का जो शेडिंग होती है, कोई बताएगा कैसे होता है? जो स्किन ग्रो कैसे करता है, नया कैसे आता है? जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो शेड होते जाती है, एंड द स्ट्रेटम बेसल डिवाइड्स एंड द न्यू स्किन इट रीजनरेट्स, and even differentiation occurs in the basal layer also. So melanocytes are present in the skin, they produce melanin. The Merkel cells are the mechanoreceptors in the skin, and Langerhans cells, they provide immunological defense. So stratum corneum is the outermost layer. Then there lies the stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, and this is the stratum germinativum or the stratum basal, consisting of the cuboidal cells. The melanocytes are there. Then you can see the branches of the melanocytes like they are going there, and then the Merkel cells, they are the mechanoreceptors. These are the Langerhans cells, which are the macrophages of the skin. So different types of the cells they are present in the epidermis of the skin. So again you can see there are two kinds of skin. One is the thin skin and second one is the thick skin. कहाँ होता है thin skin, कहाँ होता है thick skin? बता दो कहाँ होता है? हाँ, in palm and soles there is thick skin. There is more keratin there, and keratin in the outer layer, like it compresses the other layers of the cell. So in the thick skin, the keratin layer is quite, and why it is there in the palm and soles? To provide more protection, क्योंकि बिल्कुल सोल तो बिल्कुल ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहाँ केराटिन जो डिपोजिशन है, it has to be increased. So the thickness is, so palms of the hand, the soles of the feet, and why it is increased? To protect these parts and withstand friction, wear and tear that occurs in these regions. Now coming to the dermis. Dermis में क्या है, कौन से टाइप का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू. तो क्या मिलेगा? सेल्स, ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स. सेल्स कौन से टाइप के मिलेंगे डर्मिस में? तुम बता सकते हो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स. Which cells secrete fibers? Fibroblast. So fibroblast has to have in every kind of the connective tissue fibroblast, or mast cells, the macrophages. हाँ, अगर ब्लड की बात करेंगे यहाँ डर्मिस में तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलेंगे फाइब्रोब्लास्ट,
the mast cells are there, and the other cells also, जो देखेंगे कि कौन से dermis में fibers कौन से type के मिलेंगे, which are the 3 types of fibers, collagen, elastin and reticulin. तो एक बात मुझे बताओ, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है एक्चुअली ये किस पे डिपेंड कर, क्या तीनों टाइप के फाइबर्स होंगे डर्मिस में? यस, every connective tissue will have all the 3 types of fibers. Only thing is their proportion varies according to the strength. अगर deep fascia भी connective tissue है, to provide the strength there will be more number of collagen fibers. यहाँ पे less number of collagen fibers है, more ground substance है, लेकिन प्रेजेंट है. और क्या है? इलास्टिन फाइबर्स एंड दी रेटिकुलिन फाइबर्स. तो सारे टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होंगे डर्मिस में. और क्या प्रेजेंट होगा? ग्राउंड सब्सटेंस. तो ग्राउंड सब्सटेंस में क्या सब्सटेंस होता है? हाँ, ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस. हाँ, एक एक करके आंसर करो. हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन्स. हाँ, प्रोटियोग्लाइकेंस, ये जो है दे आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दी डर्मिस. अब यहाँ पे कुछ अपेंडेजेस भी दिख रहे हैं. आर देयर सर्टेन ग्लैंड्स रिलेटेड टू द स्किन? विच आर द 2 ग्लैंड्स? द सेबेशियस ग्लैंड्स एंड द स्वेट ग्लैंड्स. Sebaceous glands are, and then these the appendages, one of the appendage of the skin is the hair, and you can see the hair follicle, it lies in the dermis because that is the growing part of the skin. So epidermis, it goes inside and this is the hair follicle. Remember one thing, sebaceous glands are always present in the vicinity of the hair. तो जहाँ पे भी in the thick skin are hair present? No. So there will be no sebaceous glands. So which glands will be present in palm and sole? The sweat glands. So sweat glands are the glands जो इसके vicinity में नहीं होंगे. ये जो coiled structure, coiled tubular structure दिख रहा है dermis में, these are the sweat glands. This is the duct of the sweat gland going to the epidermis. There are pores in the epidermis and you can see, and the sebaceous glands are always present in the vicinity of the hair. So as the hair are absent in the thick skin, so the sebaceous glands are also absent there. So here, and what the other things, these are the parts of the hair. Hair को हम देखेंगे. Then there is one muscle which is present in the vicinity of the hair, that is the arrector pili muscle. This arrector pili muscle is a smooth or a skeletal muscle. Does it move? Does the hair move at our will? No. Goosebumps होते हैं पर हमारी इच्छा से नहीं होते हैं. So it is under the control of the autonomic nervous system when there is sympathetic something. So arrector pili muscle is also present in the vicinity of the hair. So some books write it as skeletal, but I think it is the smooth muscle क्योंकि अपने इससे ये move नहीं करती है. So now what are the 2 layers in the dermis? The papillary layer and the reticular layer. Papillary layer has got certain papillary ridges. ये जो uneven सा part दिख रहा है, ये वाला जो portion है dermis का जहाँ पे ये uneven ridges है, this is the papillary layer, and rest of the dermis is the reticular dermis, which has got the hair follicle, the sweat glands are there, then you can see the sensory nerve endings are there, the receptors, the pressure receptors with the nerve endings, they are there. So this portion is the reticular layer, and the portion consisting of uneven papillary ridges, that is the papillary part of the dermis. So by now you are clear about the structure of the skin. How many layers are there in the skin? 2 layers, the epidermis and the dermis. And epidermis is which type of epithelium? Stratified squamous, non-keratinized epithelium. So 5 layers, keratinized epithelium. So 5 layers in the epidermis or in that epithelium, and dermis is kind of a connective tissue. How many layers are there in the dermis? 2, the reticular layer and the papillary layer. तो ये skin का basic structure है. Now what are the components of the dermis? It is a connective tissue, so it has got cells,
the fibers and the ground substance. So which type of cells? The fibroblasts, because it synthesize collagen, elastin and reticulin. Histiocytes, the endothelial cells. Perivascular macrophages, dendritic cells, mast cells, smooth muscles and cells of the peripheral nerves. So these all are present in the dermis. The fibers are present. Collagen fibers, they provide the tensile strength, and the ground substance has glycosaminoglycans, hyaluronic acid, chondroitin sulfate and the dermatan sulfate. So this is the basic structure of the dermis. बस एक चीज याद रखना, ब्लड सप्लाई कहाँ तक है? इट इज टिल द dermis and epithelium or the epidermis is avascular. So all the nerves and the blood vessels, they are found in the dermis region. हालांकि जब डिसेक्शन करोगे तो स्किन जो है, क्योंकि वो मतलब फॉर्मेलिन से प्रिजर्व्ड है, so it comes out in a single layer. वो पूरा सिंगल लेयर में आ जाता है, और उसके बाद जो फैट है that comes superficial fascia, सीधे वही दिखता है. इनको अलग अलग करना मुश्किल है. Then the hypodermis or the superficial fascia. So lowermost layer, or it is not the part of the skin. Hypodermis is the superficial fascia. So superficial fascia is again which kind of tissue? Connective tissue. Deep fascia is also connective tissue. The difference between superficial fascia and deep fascia is the fibers are more in the deep fascia and they are less in the superficial fascia. So more ground substance and less fibers, of course a good amount of adipocytes also. So adipocytes are present in the superficial fascia, not everywhere. हर जगह जो superficial fascia है वहाँ पे adipocytes नहीं है या उनकी density उतनी नहीं है. There are certain regions in the body, like I told you, in the upper arm, in the lower part of the belly, the adipocytes are more and the fat will be stored there only. So it depends कि हम कौन से region के superficial fascia. अभी तुम limbs dissect करोगे, abdomen, in the abdomen there is no deep fascia. So वो आएंगे, उसकी slides आएगी. Now coming to the lines of cleavage. The collagen fibers present in the dermis, they are arranged in a parallel fashion and they provide certain lines on the skin. Joints पे तुम्हें line दिखती होगी, fingers में यहाँ lines दिखती हैं, इधर दिखती हैं. In the neck also sometimes जैसे old होते जाते हैं तो वो जो lines है, they become very prominent because they are because of the parallel arrangement of the fibers, and those fibers are the collagen fibers. So these lines of cleavage, they are very important in deciding the direction in which we have to make the skin incision. ठीक है ना? तो अब ये lines of cleavage कैसी है, पहले देख के मुझे बताओ. इनमें कुछ similarity है. ट्रंक में कैसी है ये lines? Horizontal है. They are transverse in the trunk and they are vertical or longitudinal in the limbs. So one thing which one has to remember is usually the skin incisions are given parallel to the Langer lines. That means if in somebody, like if somebody is doing a hysterectomy, ठीक है, तो abdomen में अगर कोई incision देना है तो कैसा देंगे हम? Transverse. We should not give the vertical incision, क्योंकि vertical incision में क्या होगा, इतने सारे collagen fibers जो होंगे वो कट हो जाएंगे abdomen में. ऐसे limbs में अगर incision देना होगा, so that means if we want कि scar कम produce हो, we should always give the skin incision parallel to the lines of the Langer. ठीक है, तो ये lines of cleavage क्या है? The collagen fibers arranged in parallel rows, they are the lines of cleavage. The direction of the rows of collagen fibers in the dermis, they are more or less horizontal in the trunk and they are longitudinal in the limbs. So in the neck also one should give the it runs longitudinally in the limb, circumferentially in the neck and trunk. So lines of cleavage decides the direction of the incision. If you remember, हमने topic के शुरू में देखा था, एक objective ये भी था आज की class का कि you will be able to define the plane or the direction in which the incision. So these lines are important to determine the direction for an incision during a surgery to avoid obvious scars.
ये करेक्ट है? नो. कितना ह्यूज स्कार है, और ये करेक्ट है. तो जो और मतलब ये कहाँ क्या है मुझे नहीं पता ये करेक्ट है या नहीं, पर ये नहीं है. ठीक है. तो इट दे हैव टू बी लॉन्गिट्यूडनल इन द लिम्स एंड द स्किन इंसिजन एंड द हॉरिजॉन्टल और द ट्रांसवर्स इन द एब्डोमेन और इन द ट्रंक रीजन. So a surgical incision along or between these lines causes minimum disruption of collagen so that the wound will heal with a small scar. And conversely, an incision made across the rows of collagen makes a disruption resulting in the massive production of fresh collagen and the formation of a broad scar. लेकिन एक चीज मैं बता रही हूँ, जैसे लेप्रोटोमी करते हैं या एब्डोमेन खोलना है, जब भी लेप्रोटोमी में ये रहता है कि इफ यू वांट टू हैव अ वाइड व्यू, मान लो तुम्हें कोई चीज एक्सप्लोर करनी है कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ जा रहा है, तो तब वो लॉन्गिट्यूडनल दिया जाता है. तब हम स्कार की चिंता नहीं करेंगे ना, ये चिंता करेंगे कि वो बच जाए, तो तब लॉन्गिट्यूडनल देते हैं. अदरवाइज अगर कोई प्लान सर्जरी है या जहाँ हम छोटे से उसमें जा सकते हैं, then we give it according to the Langer lines. ठीक है. Skin creases are formed at the joints. They are also because of the collagen. So folded skin over the joint, skin is thin and it is firmly adherent to the underlying structures there. Why the skin becomes adherent to the underlying structures? Because through the superficial fascia, some of the collagen fibers, they pass vertically and they connect the skin to the underlying deep fascia. तो ये जो जहाँ पर भी परपेंडिकुलर फाइबर्स होंगे वहां पे ये जो क्रीजेस है दे आर फॉर्म्ड एंड दे आर मोस्टली फॉर्म्ड एट द जॉइंट्स. तो फिंगर्स में फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ फॉर्म हो रहे हैं. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्किन ऑफ द पाम एंड द स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड. कैन यू मूव योर स्किन ऑन द पाम? ऐसे करके मूव कर सकते हो. और कैन यू मूव योर स्किन ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड? विच स्किन कैन बी मूव्ड? Dorsum of the hand, because there are less number of perpendicular fibers. Perpendicular fibers are more on the palm. तो ये जो है perpendicular fibers ये creases भी provide करते हैं, tightly भी adhere कर देते हैं joints में, और बाकी अगर ऐसे movement करना है तो उसके लिए भी यही responsible होते हैं. Then there can be variations in the skin color also. तुम बता सकते हो ये difference क्यों है? Because of the presence of the melanocytes. मुझे कोई बताएगा क्या मेलानोसाइट्स का नंबर फिक्स होता है? द नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स इज फिक्स्ड इन द ह्यूमन बीइंग्स. ओनली थिंग इज कि प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन जो है वो डिपेंड करेगा कि कितने सनरेज वहां पे आ रहे हैं. तो सनरेज ज्यादा होंगे, मेलानिन प्रोडक्शन विल बी मोर. और अगर सेम थिंग इज कि नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स इज ऑल्सो फिक्स्ड. ठीक है. एडिपोसाइट सब में है, अगर स्टोर करेंगे तो स्वेल अप हो जाएंगे. ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ हो. तो ड्यू टू द स्किन कलर इज बिकॉज ऑफ द मेलानिन, अ पिगमेंट इन द एपिडर्मिस, एंड समवॉट बिकॉज ऑफ द कैरोटीन. मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड इन मेलानोसाइट्स. नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स इज एसेंशियली द सेम इन ऑल रेसेस. द डिफरेंस इन स्किन कलर इज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ पिगमेंट द मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस. So the number of melanocytes is fixed. और स्किन कलर कब कब चेंज होता है? अब पैथोलॉजिकल कंडीशंस में. कहाँ कहाँ? साइनोटिक, जॉन्डिस, एरिथेमा एंड पेलॉर. ठीक है. साइनोटिक क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन है. एरिथेमा इज रेडनेस. जॉन्डिस इज येलो डिस्कलरेशन और एरिथेमा इज रेड. Pigmentation levels usually increase with the age, and normal pigmentation may be altered by genetic defects or acquired diseases. ये पूरा एक्चुअली मतलब ये तो मैं ओवरव्यू दे रही हूँ. डर्मेटोलॉजी एक ब्रांच है, मतलब स्किन को तो जितना भी एक्सप्लोर करो. तो हाइपर पिगमेंटेशन, देयर आर एजिंग स्पॉट्स. हाइपोपिगमेंटेशन इट कैन अकर इन दी एल्बिनिज्म और दी विटिलिगो. So either the number of melanocytes reduces or they are not able to produce the melanin. So these things can occur. अब ये जो hyperpigmentation है, it can occur with the age. Why it occurs? How aging occurs? Actually, it is said that ये जो papillary ridges है,
the connection between the papillary ridges, that means the connection between the epidermis and the dermis, it becomes loose with the age. तो वो जो vascularity है या जो vascular part, जितना nutrition वहां तक पहुंचना चाहिए, plus collagen fibers also get disrupted, तो जो मतलब consistency है that varies, plus if the nutrition also it doesn't reaches, क्योंकि aging वाले part में वो ridges इतने strong नहीं रहेंगे, so that is why मतलब इसलिए भी वो जो aging है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है. और वो जो हमारी सारी जो थेरेपीज है कि हम कहते हैं कि स्कैल्प वेस्कुलर रखना चाहिए, मसाज इज इम्पॉर्टेंट, ये सब वो क्यों है? बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग दी वेस्कुलैरिटी. द मोर न्यूट्रिशन विल बी प्रोवाइडेड टू द न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस विद द एज, बिकॉज द पेपिलरी रिजेस जो है दे गेट लूजेड. So external agents can also they can change the color. So then skin in anemia is like this. Jaundice में ऐसा दिख रहा है. ये जो jaundice है ये तुमको धीरे धीरे खुद ही differentiate करने को आ जाएगा जब तुम postings में जाओगे. तो you can see jaundice ना पता ही नहीं लगता है. मतलब मुझे तो ऐसे याद है कि किसी को भूख नहीं लग रही है क्योंकि बहुत या वो ऐसे चल रहा है, सिर्फ वो जो येलो डिस्कलरेशन आता है, योर फ्रेंड्स कैन टेल कि अच्छा तुम वीक दिख रहे हो, ये तो येलो दिख रहा है. या आईज में सबसे पहले वो अपीयर होता है, सो स्क्लेरा बिकम्स येलो, सो दैट विद दैट यू कैन रिकॉग्नाइज द जॉन्डिस. देन हेल्दी नेल्स में कोई स्पॉट नहीं होंगे पर बाकी हो सकते हैं. चिकन पॉक्स ऑल्सो देर आर वेसिकुलर इरप्शंस. So there are different kinds of eruptions also. Macules, the papule, vesicle, pustule, crust and a scar. Vesicle में fluid होता है, pustule में pus है, then scar जो है that is formed when the fibrous tissue comes and it heals the skin. And there is some difference between the macule and papule. Maybe ये जो मतलब जो डेप्थ है that is more in the papule and less in the macule, कितना वो affect कर रहा है. Then there can be scar or a crusting can occur in the epidermis. Acne can occur. Acne कब हो रहे हैं? The sebaceous glands which are present in the vicinity of the hair, they are affected. So then the acne they occur. So the skin infections can occur. That was bacterial infection. It is the fungal infection. There are skin cancers also. तुम्हारे जनरल एनाटॉमी में भी दिया है, पर मतलब just why to go in the detail. Then there are appendages of the skin. Appendages क्या क्या है skin के? Nails, hair. So they are the appendages, and of course the glands are also present. So what are the parts of the nail? There is a nail plate, there are nail folds. जो ये side में जो skin दिख रहा है वो fold है. So you can see this is the nail root from where the nail is coming. So from inside they are coming. This is the nail plate, and then the nail bed on which this nail plate is lying. So nail fold is the fold of the skin which is folded on the nail. So a nail is a flat horny plate on the dorsal surface of the tips of fingers and toes. It has a root, it has a body and it has a nail fold. तो ये तीन जो है terminology वो तुम्हें याद रखनी है. It has a root which is the proximal edge which is embedded in the skin. जितना part ये plate हमें दिख रही है, कुछ part जो है वो अंदर चला गया है. So that is the root. Body is exposed part and it has got a free distal edge, and nail fold is folds of the skin which surround and overlap the nail. So there are three things: the root, the body and the nail fold. So then nail bed is the vascular causing pink color of the nail, and there is a zone of germinative zone which lies below the roots. So now coming to the hair. Hair कैसा structure है? What are the parts of the hair? There is a hair follicle which grows, and the shaft of the hair which comes out, वो कैसा part है? That is the dead part. मतलब वहाँ पे तो क्या है, सिर्फ केराटिन ही है जो पता लग रहा है. लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब हम हेयर को पुल करते हैं तो हमें पता लगता है, there is a pain sensation. So that means the nerves are coming in the root of the hair or till the in the dermis region or till the hair follicle. So hair covers whole surface of the body except some areas such as lips,
palm, soles and some genital area. So they are present everywhere. They are not present in the thick skin, and of course in certain areas in the lips and certain genital areas. So what are the parts of the hair? It has got a hair follicle, a hair bulb and a hair papilla. So at the root of the hair papilla there lies the nerve endings, और यहीं से क्या है, blood vessels are also providing nutrition to the hair. So that is why यहाँ पे भी vascularity is more important, इसीलिए वो oiling और वो सारी चीजें जो हैं they are there. So hair follicle is the invagination of epidermis into the dermis. The hair grows out of these follicles. The hair bulb, it is the expanded extremity of the follicle concaved at the end, and hair papilla is a vascular tissue that occupies the concavity of the bulb. So hair papilla is actually the vascular tissue. This tissue is vascular. So this बिल्कुल इसके सेंटर में hair bulb के ये जो tissue है वो hair papilla है, ये hair bulb है, and follicle is the invagination of the shaft which is going inside the dermis. So जितना portion अंदर चला गया, that is the follicle, and the outer portion is the shaft. Now the arrector pili muscle. So this arrector pili muscle, it is located in the vicinity of the hair, and you know this is the muscle which is responsible for erecting the hair which are present in the skin. So जो goose bumps हैं वो that are because of the arrector pili. So it is a band of smooth muscle which connects the under surface of the follicle to the superficial part of the dermis. तो ये connect कर रही है. It is innervated by the sympathetic nerve fibers, and this muscle is involuntary or the smooth muscle. बस उसको उससे याद रख लेना कि goose bumps अपनी मर्जी से नहीं होते हैं. तो functions जो है, what is the function? Its contraction causes the hair to move into a more vertical position, and it compresses the sebaceous gland and causes it to extrude the sebum. Why? Because the sebaceous gland is also located, so that the sebum of the sebaceous glands, it is extruded when the arrector pili pulls the hair. So now these are the sebaceous glands which are located in the vicinity of the hair. ये सारे जो cells हैं जो ऐसे वाले बना रखे हैं, they are the adipocytes, because the secretion of the sebaceous glands is oily in nature, that is fatty in nature. So you can see these are the adipocytes which are present in the sebaceous glands. मुझे एक बात बताओ, जब तुम वो करोगे ना, हिस्टोलॉजी में जाओगे, तो यू विल बी सीइंग द स्लाइड ऑफ द स्किन. तो वहां पे तुमको बहुत अच्छे से ये एडिपोसाइट्स दिखेंगे, और एडिपोसाइट्स दे डू नॉट टेक द स्टेन, क्योंकि जो फैट है वो HND जो स्टेनिंग है वो नहीं लेता. तो एम्प्टी सेल्स दिखेंगे हेयर फॉलिकल के साथ में, तो उन्हें पहचान लेना कि वो सेबेशियस ग्लैंड है. So it secretes sebum to oil the hair and skin, and sebum is an oily material that keeps the flexibility of the hair. Then the sebaceous cyst can form. अगर यहाँ पे cystic fluid जो है वो fill up हो जाएगा. Sebaceous cyst कहीं भी form हो सकता है, ये eye के यहाँ पे बना हुआ है कहीं. If this gland it becomes infected, what is a cyst? Cyst is a fluid filled swelling or ठीक है, so it is fluid filled. So it occurs because of the obstruction or blocking of the sebaceous duct. ये जो दोनों glands हैं वो कैसे हैं? They are exocrine or endocrine? Exocrine. So they have a duct. Even the sweat glands also have a duct, and this gland has also got a duct. तो वो duct जब block हो जाएगा तो अंदर जो है cystic fluid it can fill up. Now the sweat glands. So sweat glands कैसे हैं? They are the long tubular glands with deep coiled part. So you can see these coiled gland is the sweat gland, and its duct is coming to the epidermis. So they are present all over the body except red margins of the lips, the nail beds, glans penis and clitoris. Even the sweat glands are present in the thick skin. So they are present in palm and sole also. जो थोड़े से areas जहाँ पे नहीं है, they are the most deeply penetrated structure. So now the skin burns. ये क्या है? This is the applied part. Skin में क्या हो सकता है? There can be
burns. So burns can be superficial, burns can be deeper. So depending on that, there can be first degree, second degree or third degree burns, depending on whether only the epidermis is affected, dermis is affected, kitna part ja raha hai. So superficial burns, they are only affecting, you can see ye kaun sa layer hai? Epidermis. So superficial burns kahan tak hai? Sirf epidermis tak hai. Deep burns ने क्या करा? एपिडर्मिस भी चली गई, डर्मिस भी चली गई, और ये हाइपोडर्मिस जो फैटी जो रीजन है वहां तक ये नीचे डर्मिस तक जा रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट इसमें भी चला रहा है. सो डीप बर्न्स कैन गो. सो सुपरफिशियल बर्न अगर होगा, इट विल हील रैपिडली फ्रॉम द एजेस, इट हील्स क्विकली, इट डजंट नीड अ स्किन ग्राफ्ट. And deep burns, they heal slowly from the edges. Usually a skin grafting is required. Why? Because the blood supply to that region is lost. जब तक dermis है तब तक क्या है? blood supply है. Superficially सिर्फ क्या है? diffusion से हो जाएगा, लेकिन उस region में blood supply ही चली गई तो आपको वापस से वो continuity maintain करनी पड़ेगी blood supply की. So in deep burns, one requires a graft. So burns can be first degree, they can be second degree, they can be third degree. तुम खुद ही देख सकते हो first degree में क्या जा रहा है? Epidermis. Second degree में क्या हो रहा है? Epidermis and the dermis. And third degree burns, like deeper in the dermis, they are reaching to the hypodermis also, and the muscles have come. So ये third degree है. So what is a graft? So grafting is like transferring a tissue from one side to the another. Skin graft is needed when the skin is damaged, usually by deep burning. जब भी connective tissue मतलब वो deep dermis चला गया है तब we need a graft. So there can be split thickness graft and there can be full thickness graft. आधा भी कुछ थोड़ा सा part भी graft हो सकता है और पूरा का पूरा जो है graft that can also be done. Now coming to the fascia. अब जब तुम skin dissect कर लोगे उसके नीचे कौन सा layer आएगा? Superficial fascia. उसके नीचे क्या है? Deep fascia. Superficial fascia कौन से type का tissue है? Connective tissue. Deep fascia is also connective tissue with more number of fibers. So we will see first superficial fascia. So fascia is of, if somebody asks what type of fascia is there? Superficial fascia and the deep fascia. Superficial fascia is equivalent to the hypodermis. ये जो नीचे दिख रहा है, ये जो part है, ये क्या है? Superficial fascia है. In abdomen, the deep fascia is absent because the abdominal viscera have to expand. At other places, at all the places the superficial fascia is there, but deep fascia is absent. Particularly जो बहुत important और ऐसा जो साइट है जहाँ डीप फेशिया नहीं है, that is the abdomen. So this one thing you have to remember. Now the next structure is the deep fascia, and below the deep fascia यहाँ पे देखो ये एक बिल्कुल पतला सा ये लेयर दिखाया है deep fascia, and then comes the skeletal muscle. Even in between the skeletal muscle, the whole neurovascular bundle actually is covered by the deep fascia, and that passes in between the muscles. Even the muscles are also covered by the layers of the connective tissue. तुम्हें पता होगा endomysium, epimysium, perimysium. So that is also a kind of connective tissue. हम बोल सकते हैं कि deep fascia ज़्यादा dense होगा जब वो muscle को बाहर से cover कर रहा है, and it will be less dense when it is forming smaller layers. But definitely connective tissue has to have there, क्योंकि muscular tissue अपने आप उसको nutrition नहीं है. तो superficial fascia क्या है? It is loose. It is a mixture of adipose and loose areolar tissue. So it has got the adipocytes. It unites the skin to the underlying structure. It is dense in certain places. जो हमने बात करी थी, कहाँ ये dense है? In the skin of scalp. Can you move the skin of the scalp? No, it is very tightly adherent. So that is why even
जो sebaceous cyst अगर scalp पे हुआ है, they are quite painful also because the muscles are the nerves are so much stretched that they cause so much pain. So dense superficial fascia is dense in scalp, it is in the palm of the hand, in the sole of the foot, and it contains collagen bundles. Collagen bundles are there in the superficial fascia, but more number of collagen fibers will be there in the deep fascia, and more ground substance, more adipocytes, they will be there in the superficial fascia. ठीक है? It is thin in the eyelids, it is thin in the auricle, and it is thin in the scrotum. There it is devoid of adipose tissue. कोई कितना भी फैटी हो जाए, eyelids में कभी फैट आता है? नहीं आता. Auricle में आता है? नहीं आता. Because the adipocytes are less there. So it is very thin or less with less adipocytes. So what is the function? It facilitates movement of the skin over underlying structures. It provides passage for cutaneous nerves. है ना? Deep fascia से बाहर ही कैसे आएंगी? They have to pass through the superficial fascia. So it provides passage to the nerves. It protects the body against the heat loss. Fat provides insulation. So it protects the body against the heat loss. It provides passage to certain structures. Now this is the transverse section of the limb, and I would say ये transverse section कोई भी किसी भी limb का हम समझ सकते हैं, upper limb या lower limb. एक single bone लेकिन यहाँ दिख रहा है, तो single bone है तो कहाँ मिलेगा? या तो आर्म में और या थाई में, क्योंकि यहाँ सेंटर में दो बोन्स होते तो मैं समझती कि वो लेग का है या फोर आर्म का है. तो सपोज हमने आर्म का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में ये जो आउटर मोस्ट, क्या वो वैसे लेबल्ड है, मुझे अनलेबल, ये क्या है सबसे आउटर मोस्ट? स्किन. स्किन में कौन कौन सी लेयर्स चली गई जो हमने आज पढ़ी है? एपिडर्मिस और डर्मिस. उसके बाद ये जो फैट फील्ड दिख रहा है, ये क्या है? सुपरफिशियल फेशिया इक्विवेलेंट टू हाइपोडर्मिस. ठीक है. उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का थिक लेयर विद मोर नंबर ऑफ कोलाजन फाइबर्स, जो अंदर भी जा रहा है, मसल्स को सेपरेट भी कर रहा है, एंड यू कैन सी थ्रू दिस structure or through the deep fascia the neurovascular bundle, the artery, the nerves, they are also passing. So this layer is what? Deep fascia. So skin, superficial fascia and the deep fascia covering the muscles from the outside, even separating the groups of muscles. You will be knowing that at the elbow joint which movement is possible? It is a hinge variety of joints of flexion and extension. So some muscles, the muscles on the anterior of the arm are flexors, the muscles on the posterior of the arm are extensors. So group of flexors is separated from the group of extensors by deep fascia. So deep fascia covers as well as separates the group of muscles. It provides passage to the neurovascular bundle. And then at the center there is bone. So this is the structural organization of the body. डिपेंडिंग ऑन दी पार्ट, अगर तुम एब्डोमेन में जाओगे तो वहां पे सिर्फ सुपरफिशियल फेशिया है, डीप फेशिया नहीं है. एब्डोमिनल मसल्स आर थिन, देयर इज नो बोन इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. ऑफ कोर्स इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल देयर इज वर्टिब्रल कॉलम, पर लिम्ब का जो स्ट्रक्चर है या जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है. सो डीप फेशिया इज मोर डेंस देन, क्योंकि आज के क्लास की कॉम्पिटेंसी है वी हैव टू रीड अबाउट द स्किन एंड द fascia. So deep fascia is more dense than the superficial fascia. Collagen bundles are more compact, they are more regularly arranged. It is usually present in the form of membranes. So what is the function of deep fascia or what are the examples of deep fascia? ये कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि बहुत स्पेसिफिक है डीप फेशिया के मॉडिफिकेशंस या एग्जांपल्स. इट फॉर्म्स द इंटरमस्कुलर सेप्टा. इट डिवाइड्स द मसल इनटू कंपार्टमेंट्स. कंपार्टमेंट्स क्या है? जैसे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. सो इट फॉर्म्स द इंटरमस्कुलर कंपार्टमेंट्स. Then you can see there a lot of compartments in
in this section. Then it is the investing fascia. It covers the surface of the muscles of the neck. In the neck it is the investing fascia. Neck में क्या करता है? It forms a collar around the neck. एक पूरा जो sheet है fascia का, that covers the neck from all of its sides. अभी शायद उसका ये है. In the abdomen it is thin. It is written it is thin, but for practical purposes we say that the deep fascia is absent in the abdomen. Sometimes you can get an MCQ also कि deep fascia is absent in which region, so you have to mark the abdomen. अभी यहाँ पे thin लिखा है. In the limbs it forms a definite sheath around the muscles. So it forms a definite sheath around the muscles. In the neck it forms a collar. It is divided into, it is arranged in the form of layers, and it limits the spread of infection also. तुम्हें बहुत डिटेल में जब तुम neck पढ़ोगे तब तुम्हें cervical fascia पढ़ाएंगे. The infection of the neck, it can go to the thoracic region because a layer of the deep fascia, the investing fascia, it is continuous from the neck till the thoracic region. So infection of the neck can go deeper also. So it acts as a curtain like structure there. ये यहाँ पे, so it is the deep fascia in the neck which forms a collar around the neck. बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए अभी मैं नहीं बता रही. थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द डीप फेशिया इज इट फॉर्म्स द रेटिनाक्यूला. देयर इज अ, तुम्हें बहुत, जब तुम लिम्स पढ़ोगे, देयर इज अ फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम एट द रिस्ट. There is flexor and there are flexor, extensor, retinaculum at the ankle. ये जो retinaculum word है ना, ये बहुत specific है. ये retinaculum क्या करते हैं? What is retinaculum? It is a localized thickening of deep fascia around the tendons, around the joints which hold the tendons in place, and it prevents bowstringing of the tendons. जो wrist जब flex हो रहा है, so the tendons of the muscles are passing from the forearm till the wrist and till the palm, and then they are going to the fingers also. जो forearm flexors हैं वो insert कहाँ हो रहे हैं? जाके fingers में. So they are crossing which joint? They are crossing the wrist joint. अब ये tendon, हमारा जो wrist है वो इतना movable है, इनको अगर फिंगर को पुल करना है या फ्लेक्स करना है तो टेंडन कैसे हो सकते हैं? उनमें बो स्ट्रिंगिंग हो सकता है. बो स्ट्रिंगिंग इज, वो बो पता है तुम्हें? बो एंड एरो सबको पता है. तो वो बो का जो स्ट्रिंग होता है वो टेढ़ा हो सकता है ना, ऐसे उसमें वेविंग हो सकती है. तो वेव है, उसको प्रिवेंट, tendons should be kept tightly at one place. तो उसको एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर है. ये बैंड दिख रहा है, ऐसा रिस्ट बैंड समझ लो जो तुम बाहर से लगा लेते हो, तो ऐसा भगवान ने भी दिया है. तो ये क्या है? ये एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम है बिकॉज इट इज ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड. एट दिस साइड flexor retinaculum is provided. So what is flexor retinaculum? It is a modification of the deep fascia present at the joint, and it prevents the bowstringing of the tendons. ये retinaculum word सबको आना चाहिए. सब जो है मतलब सारे regions में तुम पढ़ोगे. In the foot there is flexor retinaculum, there is superior extensor retinaculum, there is inferior extensor retinaculum.